नमस्कार भैया बहनों। आज अपन सामाजिक ज्ञान में के भाग 1 में हमारे अतीत में अध्याय 2 का अध्ययन करने वाले हैं। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने व्यापार के माध्यम से हमारे देश पर पहले कंपनी की सत्ता स्थापित की और फिर धीरे धीरे पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। इसके पूर्व सामने स्लाइड्स पर आपको कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, इनका जवाब हम देंगे। हमारा देश कब आज़ाद हुआ? हम सब जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। बताइए, आज़ादी से पूर्व हमारे देश पर किसका शासन था? भैया बहनों, हम सब जानते हैं कि आज़ादी से पूर्व हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था। क्या आप जानते हैं अंग्रेज़ों से पूर्व हमारे देश पर किनका शासन था? शायद आपका उत्तर होगा अंग्रेज़ों से पूर्व हमारे देश पर मुग़लों का शासन था। बताइए, मुग़ल साम्राज्य के अंतिम बादशाह कौन थे? भैया बहनों, बहादुर शाह जफ़र अंतिम मुग़ल बादशाह थे। परंतु इसके पूर्व हम शक्तिशाली शासकों में से बात करते हैं तो औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह कहा जा सकता है। उसने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में जब उसकी मृत्यु हुई तो बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। भैया बहनों, उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी और अब दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। भैया बहनों, आपको ज्ञात होगा कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक अंग्रेज़ों के रूप में एक नई राजनीतिक ताकत जो है उभरने लगी थी। ये जो अंग्रेज हैं, ये पहले हमारे देश में एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में हमारे देश भारत में आए थे। यूँ देखा जाए तो जब ये भारत आए थे उस समय यहाँ के इलाके पर कब्जा करने की कोई इनकी मानसिकता नहीं थी और न ही कोई दिलचस्पी थी। तो विचार करने वाली बात यह है कि ऐसा क्या हुआ जिससे वे यहाँ के शासक बन बैठे। भैया बहनों, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर इजाज़तनामा हासिल कर लिया था और इसके बाद वे कंपनी को पूर्व दिशा के जो देश हैं उसमें व्यापार करने का एकाधिकार उन्हें मिल गया था। इजाज़तनामा, देखिए, इजाज़तनामा यानी होता है, इसका मतलब ये था कि इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। यानी इस चार्टर के सारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद सकती थी और उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। जब ये इजाज़तनामा ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला तो दूसरी कोई कंपनी जो इंग्लैंड की हैं उनसे व्यापारिक प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी और इसके साथ ही दूसरी जो अंग्रेज कंपनियां हैं, दूसरी जो यूरोपीय कंपनियां हैं, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा में बिल्कुल नहीं थी। उस ज़माने में वाणिज्यिक कंपनियां जो हैं मोटे तौर प्रतिस्पर्धा से बचना चाहती थी और प्रतिस्पर्धा बिना किए मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई भी प्रतिस्पर्धा न हो सामने तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत में बेच सकती थी। देखिए भैया बहनों, महारानी एलिजाबेथ का जो इजाज़तनामा है वह केवल इंग्लैंड की अन्य कंपनियों को रोक सकता था, लेकिन यूरोप की जो अन्य ताकतें हैं उनको पूर्व के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। जैसे पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी, इन लोगों को नहीं रोक सकते थे। अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जब तक इंग्लैंड के जहाज
अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी थी। अब ये केप ऑफ गुड होप क्या है? देखिए, ये अफ्रीका के सुदूर दक्षिण कोने में एक स्थान का नाम है। ये जो क्षेत्र है इसलिए जाना जाता है कि यहाँ से बहुत से जहाज पूर्व की ओर अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर में आते हैं। ये स्थान दक्षिणी अफ्रीका में है, मैंने आपको बताया। इस स्थान का जो ऐतिहासिक महत्व है वो भी है, क्योंकि इस स्थान से जो है, इस स्थान पर पहुंचने वाला सर्वप्रथम जो यूरोपीय व्यक्ति था वो पुर्तगाल था और उसका नाम था बार्टोलोम्यू डियास, और उसने ही इस स्थान को सबसे पहले 1488 में देखा था और इसका नाम उसने दिया था केप ऑफ स्टॉर्मस, तूफानों का केप। वास्को डी गामा का नाम हमने सुना होगा, वह भी इसी स्थान से जो है पहली बार भारत पहुंचा था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषण करता था। वह 1498 ईस्वी में पहली बार भारत आया था। कुछ इतिहासकार वास्को डी गामा को पुर्तगाली लुटेरा भी मानते हैं और कुछ अन्वेषणकर्ता भी मानते हैं। भैया बहनों, इस मानचित्र को आप ध्यान से देखिए। आपको इसमें केप ऑफ गुड होप का चित्र दिया गया है, आप इसको ध्यान से देखिए कि भारत पहुंचने के लिए किस प्रकार के समुद्री मार्ग से अंग्रेज और पुर्तगाली पहुंचे। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आए, वो भी भारत पहुंचे। भैया बहनों, हमारे देश में उत्तम कोटि का रेशम और सूती वस्त्र बनता था। अब सारी कंपनियों की एक समस्या थी, ये सभी जो कंपनियां हैं ये जैसी चीज़ें, एक जैसी चीज़ें जो हैं खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, इन सब की ज़बरदस्त मांग थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच जब इसकी मांग बढ़ने लगी तो भारतीय बाज़ारों में इसकी कीमतें बढ़ने लगी और उनका मुनाफा कम होने लगा, मुनाफा गिरने लगा। जब ये कंपनियां घाटे की स्थिति में जाने लगी तो अब इनके सामने एक ही रास्ता बचा था कि एक दूसरी कंपनी को ख़त्म कर दें। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की एक होड़ लग गई और यही होड़ जो है इन कंपनियों में आपसी लड़ाइयों की शुरुआत करवाई। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई भी कंपनी एक दूसरी कंपनी के जहाज़ को पानी में डुबो देती, रास्ते में रुकावट खड़ी कर देती, माल से लदे जहाज़ आगे बढ़ने से रोक देती। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किल्लेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किल्लेबंदी करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण हमारे यहाँ के जो स्थानीय शासक थे उनसे भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना अब किसी कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। जिस कंपनी ने राजनीति में हिस्सा लेकर या वहाँ के राजा को खुश करके व्यापार करने में सफलता हासिल कर ली, वह कंपनी लंबे समय तक टिकने की स्थिति में हो गई। भैया बहनों, ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम बंगाल से अपना व्यापार प्रारंभ करती हैं। इस कंपनी ने 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था, यानी फैक्ट्री चलाने वाले व्यापारी। और इस फैक्ट्री में एक वेयर हाउस हुआ करता था
वेयर हाउस उस जगह का नाम होता है जहाँ पे तैयार माल जो निर्यात करने योग्य हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, जमा किया जाता था। यहीं पर उनके दफ्तर भी थे, दफ्तर यानी ऑफिस, जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। देखिए, अब जैसे जैसे कंपनी का व्यापार फैलता गया तो कंपनी ने जो सौदागर लोग थे, व्यापारी जो लोग थे, उनको फैक्ट्री के आसपास ही आकर बसने के लिए प्रेरित किया और वहाँ पे अपना एक स्थान जमा लिया। और 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ, जहाँ ये सौदागर और कंपनी के जो व्यापारी हैं इन्होंने अपनी बस्तियां बसाना शुरू किया था, उसके चारों तरफ एक किला बनाना शुरू किया, जो 2 साल बाद बन के तैयार हुआ। और इन्हीं 2 सालों के बाद मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी इन अंग्रेजों ने खरीद ली। इनमें से एक गांव था कोलकाता। यही कोलकाता आगे चलकर कलकत्ता, और कलकत्ता से अब हम इसको कहते हैं कोलकाता बना। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को भी इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए, बिना टैक्स दिए व्यापार करने का फरमान जारी कर दें। देखिए, यहाँ एक शब्द आया है जमींदारी। जमींदारी का अर्थ था कि ये जो मुगल काल में ब्रिटिश काल था, उस समय एक ऐसी प्रथा प्रचलित हो गई थी जिसमें भूमि का जो स्वामित्व है उस पर काम करने वाले किसान का नहीं था, और किसका था? उस जमींदार का था, जो वहाँ का और खेती करने के बदले उस किसान को एक निश्चित मात्रा में खेती का जो उत्पादन है, उपज है, उसका बहुत बड़ा भाग उस जमींदार को देना ही पड़ता था। भैया बहनों, जब औरंगजेब से कंपनी को ऐसा फरमान यानी एक सही आदेश मिल गया जिसके तहत बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकते थे, अब कंपनी के हौसले बुलंद हो गए और कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और वहाँ जो पहले से मौजूद जो अधिकार हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में लग गई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें ये छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। अब जब उन्होंने ये शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया तो इससे राजस्व की वसूली बहुत कम हो गई। अब बंगाल में राजस्व की वसूली बंद हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में बंगाल के जो नवाब थे उस समय मुर्शिद कुली खान, उन्होंने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। अब उनका विरोध करना वाजिब भी था। यह विरोध कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में टकराव पैदा करने का एक कारण बन गया और अभी व्यापार जो है, व्यापार के लिए युद्ध आरंभ हो गया। भैया बहनों, 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय जो ताकत थी, स्थानीय ताकतें, उनकी स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। अब देखिए, ये जो तीनों बाद के जो नवाब थे वो शक्तिशाली थे और शक्तिशाली होने के कारण से कंपनी को उन्होंने रियायत देने से मना कर दिया और व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजरानी मांगने लगे और कंपनी को सिक्के ढालने का जो अधिकार है वो भी नहीं दिया। और इसके अलावा उसकी किल्लेबंदी को बढ़ाने से रोक लगा दी। कंपनी अब किल्लेबंदी नहीं करेगी और कंपनी के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और दलीलें दी कि कंपनी के कारण से, कंपनी की धोखाधड़ी के कारण से बंगाल को राजस्व का घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और जब राजस्व वसूली नहीं हो रही है तो उसके कारण से नवाब की जो ताकत है वो कमज़ोर पड़ती जा रही थी। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखना शुरू किया नवाबों को और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का भी प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है
व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। इधर कंपनी को इस बात का यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए अपनी आबादी बढ़ानी होगी और आबादी बढ़ाने के लिए गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। भैया बहनों, ये टकराव जो हैं दिनों दिन गंभीर होते गए और अंततः ये टकरावों की परिणति जो है प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब बना। अंग्रेज एक कठपुतली नवाब चाहते थे जो उनकी व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देते रहें और आनाकानी नहीं करें। कंपनी ने प्रयास किया कि कोई सिराजुद्दौला का प्रतिद्वंदी जो है उसको नवाब बना दिया जाए, लेकिन कंपनी को इस कार्य में कामयाबी नहीं मिली। और इधर सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दें, किल्लेबंदी रोकें और बाकायदा राजस्व चुकाएं। जब दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो 30,000 सैनिकों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया और नवाब ने अंग्रेजी अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पे ताला डाल दिया और अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजों के जहाज़ों को घेर लिया। और इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए रुख किया और जब कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनते ही मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को रवाना किया। इस सेना को 9 सैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदाबाजी चली और आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बहुत बड़ा कारण था, उसमें हार हुई उनकी कि एक सेनापति मीर जाफर जो था वह अंग्रेजी सेना में जा मिला। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। इस लालच में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया। भैया बहनों, इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से यह चिट्ठी भेजी थी। इसमें लिखा था, लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद ये सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। भैया बहनों, क्या आप जानते हैं कि प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम है प्लासी, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया। इस जगह को प्लासी यहाँ पाए जाने वाले प्लास के पौधों के कारण कहा जाता है। प्लास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, जिसका होली पर इस्तेमाल होता ही है। आप जानते हैं सब इसके बारे में। भैया बहनों, पाठ का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। आपको इन 4 प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तरी पुस्तिका में लिखने हैं। फिर मिलेंगे। नमस्कार।